अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वर्ल्ड T20 अब दिलचस्प मरहले में दाखिल होता चला जा रहा है। अब तक हम यानी पाकिस्तान वाइट टीम है कि जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और हमारे ही ग्रुप के आज इंपॉर्टेंट मैचेस जारी हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कहा जा रहा था, फेवरेट टीम करार दिया जा रहा था, टफेस्ट टीम करार दिया जा रहा था, वो इस वक्त इन तमाम मैचेस को देख रही है। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की जो मेजबान टीम भी है। आज उन्होंने स्कॉटलैंड से रात को मैच खेलना है, लेकिन अगर आज अभी के मैच की बात कर लें तो उनकी नजर नमीबिया और न्यूजीलैंड के मैच पर भी भरपूर अंदाज से होगी, क्योंकि एक आउटसाइड चांस है। नमीबिया अगर जो टारगेट दिया 164 रन का अगर हासिल करने में कामयाब हो जाते तो फिर इंडिया के इम्कानात बढ़ जाएंगे। फिर वो जो एक चीज है कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो ही कोई चांस है इंडिया के पहुंचने का। नमीबिया अगर यहाँ मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो कुछ मुश्किल हो सकती है। 164 रन बनाने 25 रन बना लिए नमीबिया ने, कोई विकेट नहीं गिरी है, 5.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया है, लेकिन उनके बैट्समैन बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। इस वक्त भी एक चौका लगा है, तो कहीं ना कहीं कम से कम 1.25 अरब आवाम जो है वो दुआएं मांग रही होगी कि किसी तरीके से नमीबिया मैच जीत जाए। तो ये तो इस खेल का खासा है, कभी कोई दुआ मांग रहा होता है, कभी कोई दुआ मांग रहा होता है। ग्रुप बी की बात कर लेते हैं तो ग्रुप ए की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड की टीम 4 मैचों में 4 फतुहात के बावजूद भी अब तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है। इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि उनका जो लास्ट मैच है साउथ अफ्रीका से है। साउथ अफ्रीका ने 4 में से 3 मैच जीते हुए, अगर वो जीतने में कामयाब हो जाते तो उनके भी 4 फतुहात हो जाएंगी। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड से हारे थे, उन्होंने भी 4 में से 3 मैचेस जीते हुए वो अपना लास्ट मैच खेलेंगे वेस्ट इंडीज से, जो ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन बाहर हो चुके हैं। अगर वो अपने रन रेट को बेहतर कर लेते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ग्रुप ए में दिखाई देती है। लेकिन बहुत मायूस किया बंगाल टाइगर्स ने, जो बिल्कुल पुसी कैट दिखाई दी है। कुछ भी नहीं कर सके। वो स्कॉटलैंड से राउंड मैचेस में हारे थे, देन 5 के 5 मैचों में सुपर 12 में उन्हें शिकस्त हुई। इसी तरीके से स्याह आंधी भी चल कर नहीं थी। कुछ बातें पाकिस्तान क्रिकेट की कर लें तो फिर बात ये हो रही है, रमीज राजा साहब ने जब आके ज्वाइन किया था तो उन्होंने ये अंदिया दिया था कि फॉरेन कोच होगा पाकिस्तान का फ्यूचर में। लेकिन सकलैन मुश्ताक की इस परफॉर्मेंस के बाद के पाकिस्तान टीम गेयर अप हुई हुई है, जेल हुई हुई है। देन मैथ्यू हेडन और वर्नन फैलेंडर भी जिस तरह से मुख्तसर वक्त में टीम के साथ अच्छे अंदाज से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या तब्दीली हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि 14 तारीख को वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है और 15 तारीख को पाकिस्तान ने बांग्लादेश रवाना होना है। देन नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज से होम सीरीज भी खेलनी है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, क्रिकेट भी टॉप क्लास के लिए फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वर्ल्ड क्लास फील्डर। लेकिन इनके तज्जिए जो होते हैं, जो ये बात करते हैं, वो आपको पता है कि फिर टॉक ऑफ द टाउन जरूर बन जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम ही जिम्मेदारियां अंजाम दी, डोमेस्टिक सतह पे बड़ा जबरदस्त काम किया। कई बड़ा टैलेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीनत बना, वो इन्हीं आंखों के दम से सामने आया, कोई और नहीं। हारून रशीद साहब हमारे शो की जान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जबरदस्त इंट्रो नसीम, बहुत जबरदस्त इंट्रो। आई थिंक आप मेरी जो वो शान में जो इतने कलमात अदा कर देते हैं, आई थिंक अब हमें चाहिए कि उसको कम कर दें। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने बस हिम्मत दी थी, काफी हद तक हमने खिदमत कर ली। अब आई थिंक दूसरों का मौका है, वो माशाल्लाह आगे वो लोग कर रहे हैं, जैसे कि आप डिजर्व करते, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी खिदमत है, आप डिजर्व करते हैं कि आपको इसी अंदाज से पुकारा जाए। मैं अगर बाबर आजम को देख लेता हूँ, या मैं अंडर 15 वर्ल्ड कप की टीम देख लूं, शुएब मलिक आज भी खेल रहे हैं उस टीम के। अगर जो आपकी आंखों के साथ देखा और सामने आए थे, जो आपने मुंतखब की थी, या बाबर आजम, इमामुल हक, कादिर भाई के बेटे की बात कर लूं, उस्मान की, तमाम के तमाम आपकी आंखों से सामने आए, तो आपका डिजर्व तो करते हैं हारून भैया। बहुत बहुत शुक्रिया नसीब, बहुत शुक्रिया। आई थिंक इस तरह तो अगर मैं अगर अपनी वो चीजें गिनवाना शुरू कर दूं तो इसे जो सकलैन मुश्ताक हेड कोच हैं, इनको लाहौर की टीम ने सिलेक्ट नहीं किया था, तो हमने उसको पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट कर लिया। खैर ये बड़ी अजीब सी बात है, तफसीली करेंगे। आई थिंक वर्ल्ड कप के हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सी हम क्या बात करते हैं आज के इस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। क्या करना चाहेंगे पहले आप? और भाई मेरा ख्याल है स्टार्ट लेते हैं ग्रुप ए से।
इंग्लैंड 4 मैच जीतने के बाद भी अब तक सेमीफाइनल में ऑफिशियली नहीं पहुंचा है, गो कि उनका रन रेट इतना ज्यादा है, कोई 150 रन से मारे साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड की इस फॉर्म को देखते हुए तो बहुत ही मुश्किल काम होगा, लेकिन खासा इंटरेस्टिंग मरहला चल रहा है ग्रुप ए में। हाँ, उनका एक्चुअली काफी अच्छा मैच बाकी है अभी, क्योंकि वहां पर देखें, आपको पता ही है कि वो ग्रुप सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। इवन अगर आप वेस्ट इंडीज को देखें, श्रीलंका को देखें, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां से दो टीमों का आना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन इंग्लैंड जिस फॉर्म में है, जिस अंदाज में खेल रहा है, और जो नेट रन रेट उसका है, अगर वो 4 पे भी फिनिश करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया और आई थिंक साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में आता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने चंद अच्छे मुश्किल मैचेस जीते हैं, तो वो टीम भी इतनी बुरी नहीं है। लेकिन एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब देखता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पलड़ा मुझे भारी नजर आता है। बट T20 क्रिकेट में आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहुत ज्यादा तक चांसेस यही है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर जाएगा। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से काफी टफ फाइट मुझे नजर आती है कि इनमें से अगर ये सब 4-4 पॉइंट पे भी आ जाते हैं तो कौन सा ऐसा टीम है जो नेट रन रेट पे भाई हो। और भाई बांग्लादेश ने बहुत मायूस किया बंगाल टाइगर्स। बंगाल जादू नहीं चला, बंगाल टाइगर्स बिल्कुल पूसी कैट दिखाई दिए। स्कॉटलैंड के खिलाफ ये मैच बहुत हारे अराउंड। जी जी मेरे अरुण लिए भाई। बहुत मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी। उसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा वो हाई होप्स के साथ आए थे। अपनी होम सीरीज में उन्होंने टॉप टीम्स को बीट किया था, लेकिन मेरे अपने नजदीक जहां पर वो मिस कर गए, वो ये मिस कर गए कि T20 की पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिचेस बननी चाहिए थी उनकी होम सीरीज में, वो उन्होंने सिर्फ मैच जीतने के लिए ऐसी बना दी कि जिसमें दोनों टीमों जीरो हो गई, किसी की कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकी इस वर्ल्ड कप के लिए। और आपको बताइए कि बांग्लादेश ने सिर्फ अपने ही मुल्क में होम सीरीज खेली थी और उसी की बेस के ऊपर उन्होंने तैयारी की थी इसकी। और उसके बाद जब वो यहाँ पर आए हैं तो उनको वैसी पिचेस नहीं मिली। फिर आते ही जब आप एक दो मैचेस हार जाए तो आपका मोरल गिर जाता है, आप फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप वहां से वापस आ सके, क्योंकि T20 में आपको बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि आप वापस आ जाए मैचेस में या टूर्नामेंट में। आप अभी देख लें इंडिया कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो इसलिए जो भी ऐसी टीमें जो अपने 1 से 2 मैचेस की मैचेस अगर वो हार जाए शुरू में, फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको वापस अपने कदम जमाने के लिए। और भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजमुल हसन का जो स्टेटमेंट था जब स्कॉटलैंड से ये क्वालिफाइंग राउंड में मैच हारे थे, तो उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था शकीब उल हसन को, मुशफिक उर रहीम को, महमूदुल्लाह को, तमाम सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने तनकीद की थी कि आपकी वजह से हारे। आज मैं मुशर्रफी मुर्तजा उनके फॉर्मर कैप्टन का स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि वो टाइमिंग अच्छी नहीं थी। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि इंडियन टीम भी हार रही थी लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं बोला। और आपने एक मैच हारने के बाद जो क्वालिफाइंग राउंड का मैच था, अपने सीनियर खिलाड़ियों को ही जो है वो आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा। इसमें तो नसीम, जो आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस तरह एग्री करूंगा कि प्लेयर्स डेफिनेटली ये सोचते हैं कि यार हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं या जो प्रेसिडेंट हैं, हम इतनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, हम अच्छा मैचेस जीतते भी हैं, हम हारते भी हैं, और इस इम्पोर्टेंट मौके के ऊपर वर्ल्ड कप में आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं और अभी पहला ही मैच है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट तो पड़ता है टीम पे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, आपको किसी के स्टेटमेंट से परेशान होने की बात इसलिए नहीं होती क्योंकि अल्टीमेटली तो परफॉर्मेंस आपने ही देना है और लोगों ने तो बातें करनी है, चाहे वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो फैंस हो, चाहे आपके टीममेट्स हो या आपके जो ओपोनेंट्स है वो तो बात करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपने तो अपनी परफॉर्मेंस से अपनी चीजों को मनवाना है, बजाय इसके कि आप इस चीज से रिजेक्ट हो जाएं कि जी ओ यार इसने कह दिया ऐसी बात तो मैं क्या खेलूंगा, जब इसको कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ पर तो मैं क्या करूंगा खेल के। यूजुअली जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो ऐसा करते नहीं, लेकिन सम और भी अदर मैं फील करता हूँ कि उनका कोई भी चीज, कोई भी डिपार्टमेंट क्लिक नहीं किया। ना उनकी बैटिंग ने क्लिक किया, ना उनकी फील्डिंग ने क्लिक किया, ना उनकी बॉलिंग ने क्लिक किया। मैंने पहली मर्तबा बांग्लादेश की फील्डिंग को इतनी बुरी तरह परफॉर्म करते हुए देखा। अगर आप उनके मैचेस को गौर से देखें तो बहुत ज्यादा हाथ उनकी फील्डिंग लैप्सेस कर, उनके कैचेस, उनकी ये सारी चीजें जो है आप अगर सामने देखेंगे, बड़े क्रूशल मौकों के ऊपर उनकी विकेट्स जो है या उन्होंने जो ड्रॉप किए कैचेस, रन आउट मिस किए, तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है बांग्लादेश के ना पहुंचने का या हारने का।
अभी वेस्ट इंडीज ने भी बहुत मायूस किया। डिफेंडिंग चैंपियन से आंधी चल के ही नहीं दी। क्रिस गेल की बात कर लूं, पोलार्ड की बात कर लूं, या उनके यंग बैट्समैन बड़े अच्छे हैं। इवन लिविस की बात कर ले आप, हेटमायर ने कल 81 रन स्कोर किए बड़े दिन के बाद, वो भी इस इवेंट में इतना ज्यादा रन नहीं कर रहे थे। आप पुरान की बात कर लें, आप लैंडल सिमंस की बात कर लें, तो ये तमाम के तमाम कुछ भी नहीं कर पाए। हारून भाई, क्या हुआ क्या इस टीम को? ये तुम देखें, जहां तक वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बात बताऊं तो दो तीन फैक्टर्स थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये था कि जिन प्लेयर्स के वो तकिया किए हुए थे, जिसमें क्रिस गेल हो गए, रसल आर्नल्ड हो गए या सिमंस हो गए, अगर आप देखेंगे, या पोलार्ड हो गए फॉर दैट मैटर, तो ये अब अपने फैग एंड पे है। अब इनके पास वो कोई ऐसा फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा है इन प्लेयर्स का। इन्होंने बहुत जबरदस्त खिदमात अंजाम दिए अपने 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 मुल्क के लिए, हर फॉर्मेट में। जो लोग T20 खेलते हैं उस फॉर्मेट में। और अगर आप देख लें पिछले 4 से 5 सालों में, ये आर्नल्ड हो गए या इसके क्रिस गेल हो गए, सिवाय T20 के और तो कुछ खेलते ही नहीं है। दूसरी तरफ जो कंडीशंस थी, जो दूसरा फैक्टर मैं समझता हूँ, जो कंडीशंस थी यूएई में पिचेस की, वो पिचेस इनके खेल के मुताबिक, या जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है उसके मुताबिक कंड्यूसिव नहीं थी। ये वो प्लेयर्स हैं जिनको विकेट के ऊपर बॉल आता हुआ, यानी तेज आना चाहिए इनको खेलने के लिए। यानी ये ऐसे विकेट के ऊपर जब थ्रू द लाइन खेल सके, बॉल थोड़ा तेज आ रहा हो पिच के ऊपर, बॉल फंस ना रहा हो, और ट्रू विकेट हो जिसके ऊपर ये थ्रू द लाइन खेल के इटे मारते थे और बाउंड्री लाइन से बाहर बॉलों को फेंकते थे ज्यादा। आपने नोट किया होगा कि कई दफा ऐसा भी हुआ है कि मारने जा रहे थे, गेंद के बल्ले से लग के वहीं गिर जाती थी, क्योंकि बाद में बॉल स्लो आता था, बाद में बहुत ज्यादा टर्न हो जाता था। तो ये वो प्लेयर्स थे जो इन पिचेस के ऊपर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके। और यही वो रीजन है कि जब गेल का परफॉर्म ना करना, आर्नल्ड का परफॉर्म ना करना, इसके बाद आप देखें कैप्टन जो पोलार्ड थे उनका परफॉर्म ना करना, तो जब ये तीन की प्लेयर्स आपके, और सिमंस चौथा प्लेयर, जब आपका परफॉर्म ना करे, इवन लुइस वो भी एक आध इनिंग के अलावा बाकी तो कुछ भी नहीं खेल सके। सो आई थिंक ये दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे। फिर आपने उनकी फील्डिंग में भी देखा, ना उनसे भागा जाता है, 1 के 2 करा रहे थे, जब कैचेस आते थे तो वहां तक पहुंचते नहीं थे। 3-4 यंग प्लेयर उनके अच्छे मुझे नजर आए, लेकिन टीम में जिस पे डिपेंड कर रहे थे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए वेस्ट इंडीज ने भी सफर किया है। बिल्कुल। और भी कुछ अपने ग्रुप की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान इंडिया का मैच आज भी बहुत ज्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 100% बॉडी लैंग्वेज नहीं थी अफगानिस्तान की। इंडिया के पास बहुत पैसा है, आपको पता है, फिर जितने में उतनी बातें होती हैं सोशल मीडिया पे, तो सब कुछ भरा हुआ है कि पैसा है, पैसा फेंक, तमाशा देख, और ये इंडिया करने में कामयाब हो गया। आपकी राय? मेरे अपने नजदीक नसीम अदर, मैं इस चीज को, बीइंग अ क्रिकेटर, देखिए मुझे नहीं पता कि लोगों की नीयतें क्या है क्या नहीं है, या पैसा इसमें कितना इन्वॉल्व होता है या नहीं होता। मैं आपको एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता हुआ एक क्रिकेटर, ये कैसे चाहेगा कि मैं सेमीफाइनल में क्वालिफाई ना करूं और अपना एक मैच जो है वो किसी के हवाले करूं। अब अगर तो जो ये करते हैं तो मैं तो उसको गद्दारी के मुर्तकिब कहलाऊंगा, कहूंगा कि जिन्होंने भी अगर ये ऐसी चीज की है। मैं रीजंस ये देखता हूं कि मेरे अपने नजदीक शायद जो डिसीजंस हुए वो गलत इस पॉइंट ऑफ व्यू से हुए कि किसी ने भी उस पिच को रीड नहीं किया। अगर उस पिच को देखें तो वो पिच बिल्कुल फ्रेश थी, 8वें नंबर की पिच थी, उसके ऊपर कोई मैच इससे पहले नहीं हुआ था, बहुत फ्लैट पिच नजर आ रही थी। ऐसी पिच के ऊपर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, और यही वो गलती कर गए, क्योंकि उनके जहन में पहले अगर आप देखें तो इवन उन्होंने शारजा की मुश्किल विकेट के ऊपर टॉस जीत के बैटिंग की और वो मैच जीते, चाहे वो टीम हल्की थी। लेकिन आपको पता है कि इंडिया तो ऑलरेडी डाउन एंड आउट थी, आपने उसको एक मौका दिया कि उनको एक अच्छी फ्लैट पिच के ऊपर टॉस जीत के उनको बैटिंग कर दी। एक बहुत बड़ा एरर था जो कि मैं समझता हूँ। अफगानिस्तान शायद वो मैच फिर भी हार जाती अगर वो टॉस जीत के पहले भी बैटिंग करते, और इंडिया अगर उनको 140-50 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर देता तो हो सकता है वो मैच जीत जाते। लेकिन जो नजर आ रहा था सिचुएशन के हिसाब से, टॉस जीत के फैसला करना वो मुनासिब नहीं किया अफगानिस्तान की टीम ने। और दूसरा एक और चीज बताऊं जो कि बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी कोहली ने उसको कहा, नहीं होता यह है कि जब होता है ना, तो टॉस जीतने वाला कैप्टन पहले इन्फॉर्म करता है उस अपोजिंग कैप्टन को कि मैं क्या करूंगा, और उसके बाद फिर वो उसके कमेंटेटर का जवाब देता है। यहाँ बिल्कुल यही हुआ, टॉस जीत के कोहली ने तो कंफर्म किया, आपने तो, नबी ने जो उसको बात की, मीडिया ने उसको तो दिखाया नहीं। वो वीडियो तो ये
चला ही नहीं रहे, जिसमें नबी उसको कह रहे हैं कि वी आर गोइंग टू बोल, और सिर्फ ले लिया। तो उसने उसको कंफर्म करने के लिए कोहली ने पूछा, सो यू आर गोइंग टू बोल, और लोग कहने लगे जी वो उसने कहा तो उसने ये कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। सो क्रिकेटिंग का नॉर्म है कि टॉस आप जीतेंगे, अपने ऑपोजिट नंबर को कहेंगे कि जी मैं क्या करने लगा हूं, उसके बाद आप माइक पे आएंगे। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है सोशल मीडिया तो हर छोटी छोटी सी चीज को पकड़ता है, और उन्होंने उसको पकड़ एक बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं, क्रिएट कर दी, असल जैसे में पता नहीं लोग भी प्लेन पे रख के दे दिया मैच। लोग देखें, एक तो आपने ये बात क्लियर की कि ये डिसीजन नबी का था, वरना आज तक तो लोग वैसे ही कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि डिसीजन कोहली ने लिया था, टॉस नबी ने जीता था। लोगों के जहन में अब तक ये बात चल रही है, इस वजह से भी चल रही है कि आप इतने टॉस हो गए, किसी एक टॉस की आवाज भी इस तरीके से बाहर नहीं आई जो इस टॉस की आवाज बाहर आई। फिर इतना क्रूशल मैच था कि इंडिया 2 मैच जिस बुरी तरीके से हार गया था, उसके बाद लोग अफगानिस्तान को समझ रहे थे कि ये बहुत टफ टाइम देंगे इंडिया को, वो भी नहीं हुआ। जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान ने की थी वो भी समझ में नहीं आई। देखिए ना आप, उनका पिछले 9 मैचों में अफगानिस्तान की टीम टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रही है। 9 मैचों में, मैं इस वर्ल्ड T20 की नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ये इसका मकसद है उनकी स्ट्रेंथ है, वो अपनी स्ट्रेंथ से हट गए। और फिर उसके बाद जो बॉलिंग हुई है, क्या वो बॉलिंग 100% थी? क्या राशिद खान स्क्वायर लेग भी नहीं लिया हुआ था, मिड विकेट को इतना उन्होंने घुमाया हुआ था, और उसके बाद लेग स्टंप पे गेंद कर रहे हैं जो वो अंदर लिया हुआ है स्क्वायर लेग को, ऊपर ही ऊपर से मारे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। आप बेहतर क्रिकेटर हैं, आप जज कर सकते हैं कि उनकी बॉलिंग उस दिन ऑफ कलर थे या ऑफ कलर हो गए थे। नहीं नसीम, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पिच की कंडीशन। ये पिच थी बैटिंग के लिए साजगार। देखिए अभी तक आप जितनी भी पिचेस के ऊपर देख रहे होंगे, आपको बहुत कम पिचेस ऐसी नजर आई होंगी जिसके ऊपर आपको फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक्स देखने को मिले हो। ये वो पिच थी, अगर ये देखें कि कितने, शायद 20 रन से आ रही थी ये टीम, या 40 रन से आ रही थी, आई डोंट नो मुझे। उन्होंने तो 210 किया था, ये 168 पर शायद आउट हो अफगानिस्तान। 66 रन से आ रही थी अफगानिस्तान, 66 रन से आ रही थी। 66 रन से आ रही। तो मेरे अपने नजदीक पिच, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, जो आपने एडवांटेज था वो इंडिया को दे दिया पहले बैटिंग करके 210 से ज्यादा रन करने का। और दूसरी तरफ जब पिच आपकी कंड्यूसिव नहीं थी, आपके स्पिनर्स, आप देखें ना, आपने शिरवारी को भी बेचारे को रिप्लेस हुआ, आते ही पहला मैच उसको इंडिया के खिलाफ मिल गया। सो जब इंडिया की बैटिंग को आप अगर ऐसे बॉलर्स के सामने, जैसे मुजीब प्रॉब्ली अनफिट था, वो नहीं खेल सका, और बाकी जितने भी बॉलर्स थे, क्योंकि पिच से कोई उनको वो हेल्प नहीं मिल रही थी। वरना इससे पहले जितनी भी पिचेस उठा के देख ले, राशिद खान ने जहां भी बॉल किया, उसका गुगली इतना तेजी के साथ शार्प स्पिन हो रहा था, लेग ब्रेक अच्छा खासा स्पिन हो रहा था, रुक के आ रहा था। यहाँ तो गेंद पड़ने के बाद तेजी से बल्ले पे आता था और हिट लग जाती थी। तो मेरे अपने नजदीक ठीक है, वो अंडर प्रेशर डेफिनेटली आए होंगे जब इंडियन की बैटिंग ने उनके ऊपर अटैक किया, और सारा दारोमदार तो राशिद खान पे ही था। लेकिन आई थिंक उसको भी वो उस तरह की हेल्प नहीं मिली। तो आई थिंक हम क्या इंडिया की टीम को कमजोर समझते हैं? इंडिया की टीम के 2 मैच बुरे हुए ना, लेकिन वो टीम तो अच्छी है, उन्होंने तो कमबैक किसी ना किसी तरीके से करना था। अब ये कह देना कि अफगानिस्तान जो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, टॉप टीम के खिलाफ वो खेलती नहीं, और हम एक्सपेक्ट करेंगे वो किसी भी टॉप टीम के खिलाफ आके और उनको आउटप्ले कर देगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। इंडिया की अपनी भी तो प्रेस्टीज थी, उसका अपना भी तो कोई एक जिसको कहना चाहिए वो ताकतवर टीम है, दुनिया की फेवरेट टीम थी ना वो। 2 मैचेस हारने की वजह से तो प्रॉब्लम है, और हो सकता है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी ना करे। नहीं, अभी तक तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी अरुण भाई। ऐसा नहीं है कि हो सकता है कोई दूसरा कप्तान भी अच्छी विकेट पे टॉस जीत के उन्हें बैटिंग करा दे, कुछ नहीं पता है अरुण भाई। 95% पैसा। नहीं नसीम, आप मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि अगर आज न्यूजीलैंड मैच जीत गई तो क्या न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से मैच हार जाएगी? फॉर इंस्टेंस, अगर न्यूजीलैंड ने दोनों मैचेस जीत जाती है, तो मुझे बताएं कैसे वो इंडिया की टीम क्वालिफाई करेगी? इंडिया की टीम तो सिर्फ उसी सूरत में क्वालिफाई करती है कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बीट करे, आज नमीबिया से न्यूजीलैंड हार जाए, तो तब कहीं जाके वो 3 मैचेस की सिचुएशन आएगी ना, और उसमें भी मेरे अपने नजदीक न्यूजीलैंड का रन रेट ज्यादा बेहतर होगा, नेट रन रेट। इसी के साथ अफगानिस्तान का भी नेट रन रेट बुरा नहीं होगा, इंडिया का भी बुरा नहीं होगा। उसमें तो लंबे लंबे मार्जिन से हराना पड़ेगा इंडिया को, 100 रन के मार्जिन से, 70 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा, तब जाके उनका नेट रन रेट इंप्रूव होगा। अगर करीब करीब जाके आप मैचेस जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट तो इंप्रूव ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो तो होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इंडिया इस सिचुएशन से अगर
दूसरी टीमें जो अपने तरीके से खेल रही हैं वो बुरे मैचेस ना खेल जाए और इतने बुरे कि वो दूसरी टीमों से हार के अपने नेट रन रेट को बिल्कुल ही नीचे गिरा दें, तब तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की टीम आ जाएगी। वैसे मुझे नजर नहीं आता कि इंडिया का नेट रन रेट इतना इंप्रूव हो जाएगा अपने आप बाकी 2 मैचेस जीत के। उनका एक मैच शायद न्यूजीलैंड से ही तो एक मैच शायद उनका न्यूजीलैंड इंडिया के दोनों मैचेस शायद अब किससे है, एक मैच ही रह गया ना उसका, आज ही है शायद वो तो मैच। मैं आपकी बात को ये समझू हारून भाई कि अगर टीमें अफगानिस्तान की तरह खेलेंगी तो फिर उसी सूरत में ही पहुंच सकता है इंडिया, बुरा खेलेंगी तो फिर पहुंच सकता है इंडिया। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का मैं आपको बताऊं कि उनके अभी अपने कैंप में कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आई एम नॉट श्योर कि व्हाई मुजीब डिड नॉट प्ले, और मुजीब ये पहले ही मैच नहीं मिस किया, इससे पहले भी मैच मिस किया इससे पहले वाला भी सो जी अनफिट है सही। वो, क्या है रीजन मुझे नहीं पता। नहीं लेकिन कहीं भी प्लानिंग समझ में नहीं आई हारून भाई। नबी 1 ओवर में 7 रन देता है, वो दोबारा ओवर नहीं करते। जन्नत ने 1 ओवर में 1 आउट भी किया, 7 रन दिए, उन्होंने दूसरा ओवर नहीं किया। जो आदमी जितनी ज्यादा मार खा रहा था उसको ओवर दोबारा मिल रहा था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जाहिर है हमारे पास वी डोंट हैव एनी प्रूफ, हमें कुछ नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हम तो मैच पे ही बात करेंगे, तो मैच पे ही तो बात कर रहे हैं कि नबी ने 1 ओवर हाँ करने के नसीम, बाद दूसरा ओवर नहीं किया। हाँ नहीं नसीम, अभी आपने जन्नत की बात की तो जन्नत ने भी तुमको मैच, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसका मतलब है कि हम फिर जो अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का मैच था तो वो मैच भी तो अफगानिस्तान को जीतना चाहिए था। पाकिस्तान कैसे जीत गया, आखिर के 2 ओवर में 32 रन कर गया, 4 छक्के आसिफ ने मारे, तो क्या वो छक्का उसी जन्नत को मारे ना। मेरा मैंने अपने कहने का मकसद हारून भाई जो बॉडी लैंग्वेज, अच्छा चलें ऐसे सवाल कर लेते हैं, आप बॉडी लैंग्वेज आपसे बेहतर तो कोई नहीं पहचान सकता। क्या जो बॉडी लैंग्वेज अफगानिस्तान की अगेंस्ट पाकिस्तान थी, एग्जैक्टली वही बॉडी लैंग्वेज आपको अफगानिस्तान की अगेंस्ट इंडिया लगी? देखिए पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए थी कि उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लिया हुआ था, इसलिए आपको वो बॉडी लैंग्वेज नजर आई। इंडिया के खिलाफ उनको जब अटैक होना शुरू हुआ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज गिरनी शुरू हुई, ना उनसे फील्डिंग हुई। आई थिंक यही सिचुएशन को मैं ले जाता हूँ पाकिस्तान की तरफ आपको। मैं इस वर्ल्ड कप की मैचेस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको इससे पहले के मैचेस जो उन्होंने खेले थे जिसमें मुख्तलिफ सीरीज उन्होंने खेली, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज आपको नजर आती थी जब वो हार रहे होते थे? एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज वहां आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है जब आप देखते हैं कि सारी चीजें हमारे ग्रिप में, हर चीज हमारी फेवर में हो रही है। आज जैसे आजकल पाकिस्तान की टीम को देख रहे हैं, जैसे आप इंग्लैंड की टीम को देख रहे हैं, चीजें उनकी फेवर में हो रही है इसलिए उनका अंदर चार्ज ज्यादा है। वेयर जब चीजें आपकी फेवर में ना हो तो फिर आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज कैसे गिरती है। ये एक फितरी अमर है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अपने नजदीक बिलो पार खेली अफगानिस्तान, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि वो जानबूझ के नहीं खेली। और भाई मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे जब आपको भी लोग सुनेंगे ना तो कहेंगे आपको भी आईपीएल का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। लोगों के जहन इस तरीके से चल रहे हैं, वो इस अंदाज से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा अफगानिस्तान को। तो कहीं ऐसा अरुण भाई नेक्स्ट कोच हो मुंबई इंडियंस के, ये हो सकता है लोगों की जी। नसीम मेरा सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तजिए करता हूँ, मुझे और कोई चीजें नहीं आती। बीइंग अ क्रिकेटर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आउटसाइड कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेता, ना कोई और ना ही मुझे नहीं मुझे आईपीएल का कोई पता है कॉन्ट्रैक्ट मिली। अरुण भाई, आई एम जस्ट किडिंग अरुण भाई। आपको पता है मैं भाई मजाक ही कर रहा था। अरुण भाई असल में वो रिजल्ट कुछ इस नौइयत का था, पे वो टॉस वाली कंट्रोवर्सी सामने आ गई। हालांकि आपने बहुत अच्छी तरह क्लियर किया कि वो हुआ क्या था, लेकिन मैं अभी भी इस वजह से परेशान हूं कि वो उसी टॉस में हुआ जब नबी और कोहली थे, बाकी लोगों में किसी की भी आवाज नहीं है। और ऐसी पिच पे जिसको आप कह रहे हैं, देखिए ना अरुण भाई, आप खुद कह रहे हैं आइडियल फॉर बैटिंग। अफगानिस्तान ने गलत फैसला किया टॉस जीतने के बाद, जो पहले वहां बॉलिंग की। अफगानिस्तान पिछले 9 मैचेस के अंदर टॉस जीत के पहले बैटिंग करता हुआ आ रहा है, मुश्किल पिच पर भी बैटिंग करता हुआ आ रहा है, जहां पे ड्यू फैक्टर है वहां भी बैटिंग करता हुआ आ रहा है। तो इंडिया के खिलाफ उसने बैटिंग नहीं की। मैं देखिए बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। कल मैं रीजन दे दूं क्यों। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने गलती की थी, पाकिस्तान के खिलाफ भी तो यही गलती की ना, उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग दे दी, ठीक है, खुद बैटिंग कर ली पाकिस्तान के खिलाफ, खुद बैटिंग की, याद है जी खुद बैटिंग की, पाकिस्तान के खिलाफ खुद बैटिंग की ना। तो मे बी जो ये तो टीम का डिसीजन होगा ना, टीम मैनेजमेंट जब मिलकर बैठी तो टॉस से पहले कोई नबी का डिसीजन तो नहीं होगा। उन्होंने बैठ के मीटिंग में ये फैसला किया था कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग कर ली थी, हम जो है ना वो हमारी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है,
तो हमने बैटिंग कर ली है तो हमें नुकसान हो गया। तो हम इंडिया की भी, क्योंकि इंडिया की भी अगर आप बॉलिंग को देखें, इंडिया की बॉलिंग को बहुत ज्यादा तगड़ी नहीं है। आप उसको पाकिस्तान के मुकाबले में तो इंडिया की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं है। आप चेस कर सकते हो अगर आप फॉर इंस्टेंस जितनी भी इंडिया स्कोर करें, लेकिन उन्होंने पिच को मिसरीड किया मेरे अपने नजदीक पिच को। और दूसरा जो आप टॉस की कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं, दूसरे तो आपको उन्होंने सुनाया नहीं ना, ये तो उनको आपको सुनाया गया है। इसके पहले भी वो रिकॉर्ड हुए होंगे सारे जो भी टॉसेस हैं, लेकिन वो आपको सुनाया नहीं, इसलिए उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इसलिए कि वो आवाज उन्होंने सुना दी। तो मैं ये समझू अरुण भाई कि कोहली का फैसला नहीं था, वो नबी का ही फैसला था। एक्चुअली एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स ये हो नहीं सकता। टॉस जीत के हमेशा टॉस जीतने वाला कैप्टन अपोजिट नंबर को बताता है। बिल्कुल सही है हरुण भाई। नमीबिया और अच्छा मैच चल रहा है अभी। तकरीबन 106 रन दरकार है 10 ओवर में नमीबिया को। 3 उनके आउट हो गए। तो ज़ाहिर न्यूजीलैंड बड़ी टीम है, आज का मैच पकड़ लेगी। लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडिया के इन्फ्लुएंस में तो है अरुण भाई, पैसा आता है, सब कुछ है। तो ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने अभी पिछले 2-4 मैचेस में एक चीज बड़ी आपने देखी होगी, जो चेंज नजर आया होगा अर्ली राउंड मैचेस में और अब के राउंड मैचेस में, कि दुबई की पिचेस में रन ज्यादा बनना शुरू हो गए क्योंकि पिचेस बेहतर हो रही हैं। अब ये उन पिचेस को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कम यूज हुई हैं। तो आपको आखिरी पूल मैचेस, सेमीफाइनल्स और फाइनल में आपको अच्छी पिच नजर आएगी, जहां पर आपके ऊपर पहले भी बैटिंग करेंगे तो आप कम से कम 170-180 कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जितने मैचेस भी दुबई में हुए हैं, आज का मैच इनका मेरा ख्याल अफगानिस्तान का और जो न्यूजीलैंड का मैच है शायद अबू धाबी में है या दुबई में, इसमें दोनों में से। तो दोनों जगह पे अगर आप देखें पिचेस की आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगी पिचेस में इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। इजीली आपके बल्ले पे बॉल आना शुरू हो रहा है, जो कि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। इसलिए मैं ये फील करता हूं कि अगर तो अफगानिस्तान की पूरी बॉलिंग अगर फिट हो जाती है, मुजीब वापस आ जाता है, और अगर पिच में थोड़ा सा स्पिन हुआ तो न्यूजीलैंड को थोड़ा प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन अगर तो पिच फ्लैट हुई तो मेरे अपने नजदीक न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी हावी होगी। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनको, उनका बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनके स्पिनर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहे हैं, प्लस उनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग रन भी कर रहे हैं, सिवाय विलियमसन के जिन्होंने अभी तक रन नहीं किए, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी विलियमसन भी रन कर देंगे। अनवी चलिए न्यूजीलैंड टीम और नमीबिया का रिजल्ट तो सामने आ जाएगा। जो रात का मैच है जिसमें इंडिया और स्कॉटलैंड की टीमें मध्य मुकाबले है, अगर जिस तरह की पिचेस की आप बात कर रहे हैं कि अब पिचेस उस नौयत की हो गई, तो इंडिया को क्या करना चाहिए अपने रन रेट को बेहतर करने के लिए? दोबारा पहले बैटिंग करें? देखिए दोनों सूरत में वो है, पिच को देखना होगा। अगर पिच फॉर इंस्टेंस अगर वो पहले बॉलिंग कर लेते हैं तो जितना भी वो उसको रेस्ट्रिक्ट करें तो फिर उनको पता है कि वो नेट रन रेट बढ़ाने के लिए कितने नंबर ऑफ ओवर्स में ये रन को अचीव करना है। तो आप अगर सेकंड बैटिंग कर गेम को अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पहले आप स्कॉटलैंड को बैटिंग करवा सकते हैं, क्योंकि स्कॉटलैंड की जो बॉलिंग है मैं नहीं समझता कि इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी, चाहे पहले बैटिंग करे इंडिया या चाहे बाद में बैटिंग करे। सो मेरे अपने नजदीक इंडिया ये बहुत वे कर रहा होगा कि किस तरीके से अगर मैं पहले बैटिंग करूं, और मैं अगर पहले बैटिंग करता हूं तो मुझे 200 से ज्यादा रन करने हैं। एंड देन अगेन जिस तरीके से उन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया था अपने पिछले मैच में और 66 रन से मैच जीते, क्योंकि इतने बड़े ही मार्जिन से मैच जीतना पड़ेगा। सो दोनों सूरतों में गेम जो है ना वो इंडिया के पास। इंडिया का उस सूरत में सिलसिला होगा कि टॉस वुड बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी तक इंडिया की टीम कोई मैच पे टॉस नहीं जीती। सो अगर आज भी स्कॉटलैंड टॉस जीतती है तो मेरे अपने नजदीक हो सकता है वो इंडिया को बैटिंग करने की दावत। अच्छा, इंडिया को बैटिंग करने की दावत दे स्कॉटलैंड, और इंडिया खुद टॉस जीतेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद भी बैटिंग करने के लिए जाएंगे पिछले मैच में जैसे वो बैटिंग करके आ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि दोनों सूरतों में इंडिया को अगर सेकंड बैटिंग करता है तो कम नंबर ऑफ ओवर्स में उनको वो हदफ अचीव करना होगा अपने नेट रन रेट को बढ़ाने के लिए। अगर पहले बैटिंग करता है तो इनफ रन ऑन द बोर्ड और फिर अपनी ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट करे 60, यानी जीते मैच 60-70 रन से, तब जाके इनका नेट रन रेट इंप्रूव होगा। और भाई कितना भी रन रेट बेहतर कर ले, लेकिन अफगानिस्तान को तो हराना पड़ेगा न्यूजीलैंड को अगर पहुंच रहे हैं, वरना जितना भी रन रेट बेहतर कर ले कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन
अब आप मुझे ये बताएं कि न्यूजीलैंड जो कि चैंपियंस यानी टेस्ट चैंपियनशिप की भी चैंपियन टीम है, वो कैसे इस मौके को जाया करेगी कि वो T20 का जो कप है वो ना लेके जाए अपने लिए या सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे? ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैं न्यूजीलैंड को एज ए प्रोफेशनल टीम देखता हूँ और उन्होंने उसमें मुझे बताया कि पहली मर्तबा है कि न्यूजीलैंड की टीम ने जीतना शुरू किया है। आप थ्रू आउट हिस्ट्री उठा जी के देख लेंगे, न्यूजीलैंड वाहिद टीम है जो ज्यादातर सेमीफाइनल में पहुंची है। सेमीफाइनल में पहुंच के वो हारती बिल्कुल। थी। उठा के आप देख लेंगे इनकी हिस्ट्री, तो ये पहली दफा है कि यूरोप ये जो है फाइनल में पहुंचते हैं, मैच जीतते हैं, टेस्ट चैंपियनशिप जीती उन्होंने। सो उनका न्यूक्लियस बहुत अच्छा बन गया हुआ है, उनकी टीम बड़ी अच्छी कंबाइंड हो गई भी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप देखिए कि उनका हालांकि एक प्लेयर अनफिट हो गया था, फर्गूसन जो फास्ट बॉलर था, उसी जगह मिलने आए हैं, मिलने ने भी उसी तरीके से बॉलिंग करनी शुरू कर दी है। 146 147 में वो बॉलिंग करते हैं। बाकी बॉलर्स को सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, तो एक वेरी बड़ा अच्छा यूनिट है। आप बूट को देखें, वो कितनी आला ओपनिंग स्पेल करते हैं, 1 से 2 विकेट्स ले लेते हैं। सो इंडिया और न्यूजीलैंड इज अ वेल राउंडेड टीम। सो मेरे नजदीक न्यूजीलैंड के चांसेस तो मुझे बहुत नजर आ रहे हैं कि वो अपने मैचेस जीत के आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। और मैं कुछ पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं हम। अब तक वर्ल्ड T20 की वाहिद टीम है जो सेमीफाइनल में पहुंच गए। इंशाल्लाह स्कॉटलैंड के खिलाफ हमारा परसों मैच है, उसमें भी हम फतह हासिल करेंगे और अपने पूल में टॉप करके हम पहुंचेंगे सेमीफाइनल खेलने के लिए। हम भी जब रमीज राजा साहब ने एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चार्ज संभाला था तो एक अंदिया दिया था कि फॉरेन कोच होंगे। हमारी इतलात के मुताबिक गैरी क्रिस्टन से बात हो रही थी, एक दो और ऑस्ट्रेलियन है उनसे भी बात हो रही थी, और सकलैन को वक्ती तौर पे कोच लगाया गया था। पहले इनकी मुद्दत जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए थी, दैन इंग्लैंड की सीरीज के लिए थी, फिर वो वर्ल्ड T20 में भी आ गए। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अब तक की तो बहुत बेहतर है। सकलैन मुश्ताक ने जब से हेड कोच का चार्ज संभाला है, या मैथ्यू हेडन, वर्नन फैलेंडर जो उनके साथ टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, अब तक हमने देखा कि टीम जेल हुई हुई है, टीम एक पेज पे दिखाई दे रही है, टीम लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या फौरी तौर पे इस तब्दीली की जरूरत है, या अगर सकलैन के साथ कंटिन्यू किया जा सकता है? देखिए, मेरे अपने नजदीक तो ये बहुत अर्ली है, क्योंकि देखिए हेड कोच की जब ये ऐड करेंगे और उसमें 1 से 2 महीने का एक प्रोसेस होता है जो चलता है। सो ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली कोई भी कोच आ जाएगा। दूसरी तरफ आपने जब इन दोनों का जिक्र किया, फ्लैंडर का और हेडन का, देखिए इनको हेडन। उन्होंने कंसल्टेंट लिया है। इनको कंसल्टेंट लिया है क्योंकि कंसल्टेंसी के लिए आपको कोई इतने इश्यूज नहीं होते। लेकिन जब आपने परमानेंट कोच बनाना है तो उसके लिए बाकायदा आपको इंटरव्यू लेना पड़ता है, एक पूरा प्रोसेस है जिससे गुजरना पड़ता है, और तब आप उसको हायर करते हैं। सकलैन मुश्ताक ऑलरेडी आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम कर रहे थे और वो वहां से इंटरिम कोच बन के गए हैं। टीम क्या, आप मुझे बताएं कि हमने कभी टीम को बुरा कब कहा? टीम का सिर्फ माइंडसेट चेंज करने की बात थी ना। और ये तमाम प्लेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो क्या आपके ख्याल में इन प्लेयर्स को नहीं पता था कि हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और हमने किस तरह अपनी ड्यूटीज अंजाम देनी है? प्लस 2 से 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज ने मोरल ही चेंज कर दिया। आपने थोड़ी सी टीम का बैलेंस चेंज किया, जो अरसे से कह रहे थे कि टीम का बैलेंस ठीक नहीं है, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, और उसके बाद आपने ठीक है वक्त आने पे आपने उसको चेंज करके अच्छा किया, जो कि टीम का फायदा हुआ और आपको वो नजर आ रहा है। सो मेरे अपने नजदीक आई थिंक अगर ये समझते हैं इसको थोड़े अरसे के लिए चलाने के लिए इसी सेटअप के साथ, लेकिन एक परमानेंट कोच होना बहुत जरूरी है। और जहां तक रमीज की मैं जहन को पढ़ता हूँ, तो मुझे इतना अच्छी तरह याद है, उसको उसको हमेशा से ये रहा है कि वो बहुत मेथोडिकल होते हैं। जो फॉरेन कोचेस हैं जब वो आते हैं तो इसमें इन्फ्यूज करते हैं वो सारी चीजें हमारे प्लेयर्स में और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। जो कि हमारे यहाँ पर जो इश्यूज हैं, अभी भी आप उठा के देख लें, अभी भी आप उठा के देख लेंगे जितने भी आपके टॉक शोज हो रहे हैं, इसमें अपने पुराने क्रिकेटर को सुन लें। वो कहते हैं मैं होता तो मैं इस तरह करता, मैं उनको कहता है ऐसे खेलो, मैं उनको कहता कि वैसे खेलो। वेयर एज फॉरेन कोचेस ये नहीं करते, वो आपकी सलाहियतों को सामने रख के आपको बताते हैं कि आप किस किस चीज के केपेबल हो, आप में क्या क्या सलाहियत है, उसका इस्तेमाल करें। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये फलाना बॉलर आपका जो ऑपोजिट नंबर है वो यहाँ ज्यादा बॉलिंग करता है, आप उसको कहाँ खेलोगे, कहाँ खेल सकते हो, ये आप जानो। बॉल को आपने पिक करना है, आपने लेंथ को आपने पिक करना है। सो जो फर्क है ना वो ये है। सो मेरे अपने नजदीक थोड़ा सा वक्त डेफिनेटली लगेगा इसमें। लेट्स सी कि पाकिस्तान देखिए, मुझे ये भी लगता है कि आफ्टर दिस वर्ल्ड कप आपके 102 या 3 प्लेयर्स आपके रिटायर हो जाएंगे। सो जब उनकी रिटायरमेंट आती है तब को यंग ब्लड इन्फ्यूज करना होगा।
जब यंग ब्लड अंदर आएगा, वहां आपको एक सॉलिड कोच की जरूरत है, जो उनको लेके उनके माइंडसेट को, उनके स्किल्स को देख के और उनको कॉन्फिडेंस देना शुरू करे। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डाइसी डिसीजन, लेकिन कब लेते हैं ये आगे फैसला होगा। लेकिन मुझे अपने ऐसे नजर आता है कि एक फॉरेन कोच ही पाकिस्तान के लिए आएगा, क्योंकि जो रमीज के जो स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ और जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में फॉरेन कोचेस को लाना चाह रहे हैं, उनका मकसद यह है कि फॉरेन कोचेस को लाके अपने लोकल जो कोचेस हैं उनको ट्रेन किया जाए उनके अंडर में। विद द पैसेज ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल में जब हमारे कोचेस इस काबिल हो जाए तो सारी चीजें उनके हवाले कर दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि हम भी अभी फौरी तौर पे तो जैसे आपने बताया, आप क्रिकेट बोर्ड में इतना काम कर चुके हैं कि अगर कोच का प्रोसेस होगा, अखबार में ऐड दिया जाएगा, इंटरव्यूज होंगे, पूरा एक प्रोसेस है, उनकी अपनी भी कमिटमेंट्स देखनी होंगी, उसके बाद ही ज़ाहिर है तमाम प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। और फिलहाल हमारे पास टाइम भी नहीं है। 14 तारीख को ये वर्ल्ड T20 खत्म हो रहा है, 15 नवंबर को हमने बांग्लादेश चले जाना है। देन नेक्स्ट मंथ 13 से लेके 22 तक हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 और ODI सीरीज खेली जाएगी, जो कराची में खेली जानी है। 3-3 मैचेस होंगे, तो उस वक्त तक तो चेंजेस के कोई चांसेस नहीं लग रहे, और उस वक्त तक मेरे ख्याल है चेक भी किया जा सकता है सकलैन मुश्ताक को कि उनके साथ टीम किस तरह जेल हुई हुई है, और वो जो मेन चीज है कि मेंटली काम करना है, वो खिलाड़ियों की मेंटल टफनेस पे किस हद तक और कैसा काम कर रहे हैं, ये भी चेक हो सकता है अरुण भाई जब तक। बिल्कुल, देखिए दूसरी चीज ये है कि अभी आप ये भी देखें कि जो आपके आगे आने वाली की जो सीरीज है वो कोई बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सख्त सीरीज आने वाली है। अगर आप देखें कि अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अगर आना मान जाती हैं तो ये 2 टीमें स्ट्रांग होंगी। वेस्ट इंडीज का भी मैं देखता हूँ कि बिल्कुल नई टीम आएगी उनकी। आई डोंट थिंक सो क्रिस गेल हो गए या ये पोलार्ड हो गए, ये आई डोंट नो अबाउट पोलार्ड, लेकिन यू नो रसल हो गए, आर्नल्ड, जो ये इस तरह के जो प्लेयर्स है मैं समझता हूँ कि वो भी नहीं होंगे। प्लस बांग्लादेश की टीम आप देख ही रहे हैं उनकी पोजीशन क्या है। फिर अगर जिम्बाब्वे फॉर दैट मैटर, आई डोंट नो उनका आना है या नहीं है। तो ये वो टीमें, तो आई थिंक पाकिस्तान की टीम को इनसे तो कोई इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए मेरे अपने नजदीक। लेकिन क्रिकेट है, अगर आप बुरा खेलोगे तो कोई भी टीम आपको अपसेट कर सकती है। पाकिस्तान का रियल टेस्ट होगा और इन सारी चीजों का जब आप अच्छी टॉप की टीमों से, ऑस्ट्रेलिया से आप खेलेंगे, जब आप न्यूजीलैंड से खेलेंगे, जब आप इंग्लैंड से खेलेंगे, और वो भी वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज खेलेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके पास क्या न्यूक्लियस है। आपके जाने वाले प्लेयर्स जो चले जाएंगे, मैं फील करता हूँ शुएब मलिक, मे बी टू सम एक्सटेंट मोहम्मद हफीज, जब ये चले जाएंगे तो खला तो पैदा होगा ना, सो उस खला को तो पूरा करना है आपने। सो वहाब रियाज भी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि आई डोंट नो कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो कई जगह मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान के लोग नए फिल करनी पड़ेगी प्लेसेस, और वो यंग प्लेयर्स को फिर पूरा मौका मिलना चाहिए। और इन द मीन टाइम अगर यही सेटअप लगता है तो लेट्स सी कि किस तरीके से। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। देखिए, टीम के जीतने के ऊपर अगर आप वो जी सारी चीजें ठीक हो रही है, नो, आपकी टीम जेल हो गई है, कंबाइन हो गई है, ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म कर रही है, फील्डिंग अच्छा कर रही है, बॉलिंग अच्छा कर रही है, बैटिंग अच्छी कर रही है, लेकिन क्या जो ऊपर का थिंक टैंक बैठा हुआ है वो उनके साथ उनका बर्ताव कैसा है कैसा नहीं है, इसको कौन मॉनिटर करेगा? सो देयर शुड बी अ इवैल्यूएशन सिस्टम जिसमें आप कोचेस को इवैल्यूएट करें कि क्या इस टीम को लेके फ्यूचर में आगे लेके जा सकते हैं अगर इनको 4-5 यंग लड़के दे दें। सो इसकी असेसमेंट कौन करे? ये वो असेसमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी बहुत जरूरी है अगर किसी को भी हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखना है। क्योंकि मैंने मुतअद्दिद बार जब मैं IMC में था, जब नजम सेठी साहब थे, मैंने कहा था कि आप लोग नामों पे अपॉइंट कर देते हो, किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूँ तमाम इन क्रिकेटर्स की जिन्होंने बहुत खिदमात दी है क्रिकेट फील्ड में खेल के। जब मिसबा को अपॉइंट कर रहे थे तो मैंने कहा आप मुझे बताएं कि उसका बैकग्राउंड क्या है कोचिंग का। आप गलत कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं, आप उसको अगर कोच बनाना है आप उसको अंडर 19 का कोच बनाए, आप नीचे उसको लेके देखें ना। द्रविड़ को कोच बनाया हमने इंडिया ने, लेकिन द्रविड़ ने कितने साल नीचे काम किया, कितने साल उसने एकेडमी में काम किया। आप मुझे बताएं कितना काम वकार यूनिस ने किया लोअर लेवल पे, कितना काम आप मुझे बताएं कि मुश्ताक अहमद ने काम किया नीचे लोअर लेवल के ऊपर, या फॉर दैट मैटर मिसबा ने। हमारा तो हर प्लेयर टॉप प्लेयर आगे वो कहता है या तो मुझे चेयरमैन बना दे, या मुझे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बना दे, या मुझे हेड कोच बना दे। उससे नीचे तो आना ही नहीं चाहते क्योंकि नीचे उनको काम करना पड़ेगा। भाई अगर मैं पाकिस्तान की सीनियर टीम के साथ लगा हूं नसीम, मैं प्रोफेशनल्स को डील कर रहा हूं, मेरा काम कम हो गया ना। मैं अगर अंडर 19 और अंडर 16 को कोच कर रहा हूं तो मुझे बताएं कि मेरा वर्कलोड ज्यादा होगा यहाँ पर या मेरा वर्कलोड ज्यादा होगा ऊपर।
चले अरुण आप भाई, बताएं। हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ प्रिडिक्शंस लेना चाहता हूँ। ग्रुप ए से कौन कौन सी, इंग्लैंड चले लग रहा है, लेकिन फिर भी अभी इंग्लैंड पहुंचा नहीं है। ग्रुप ए से कौन सी 2 टीमें पहुंच रही हैं सेमीफाइनल में? मुझे तो ऐसा फीलिंग है, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल मैचेस देखे हैं साउथ अफ्रीका को जीतते हुए, लेकिन जिस तरह ऑफ लेट ऑस्ट्रेलिया की एकदम से फॉर्म वापस आई है, तो मैं फील करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में भी वहां से क्वालिफाई कर सकते ग्रुप बी में पाकिस्तान के बाद दूसरी टीम कौन सी ज्वाइन कर रही है? हैं। मैं तो बहुत स्ट्रांगली देख रहा हूँ न्यूजीलैंड। अरुण भाई, मैं वैसे कह रहा हूँ इंडिया आ रहा है सेमीफाइनल के अंदर। अरुण भाई जरा देखें, अभी आप आगे और बहुत सारी चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी अरुण भाई, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को क्रिकेट हंगामा में जारी रखेंगे और ये हंगामा लेकिन चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी वैसे अरुण आप भाई, प्लीज। आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखिए, मैं सिर्फ क्रिकेटिंग एंगल से बात करके जो मैं सामने चीजें देख रहा हूँ उसके मुताबिक मैंने प्रेडिक्ट किया है। लेकिन क्रिकेट की जो अनसर्टेनिटी है, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया आ जाए, वहां से हो सकता है साउथ अफ्रीका आ जाए, पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो मुझे नजर आ रहा है, जिस तरीके से टीमें खेल रही हैं और जिस तरीके से वो ऊपर जा रही हैं, उनको सामने रखते हुए मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। प्रिडिक्शन तो गलत भी हो सकती है, लेकिन क्रिकेटिंग सेंस को रखते हुए मैं ये बात। अरविंद, मैं तो आप ही का जो मैंने बात सुनी कि इंडिया कितनी स्ट्रांग टीम है, तो मैं तो इंडिया के साथ ही जा रहा हूँ फिर, और इस पे आगे बहुत हमारी बात होगी। थैंक यू वेरी मच हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा का आप हिस्सा बने, और क्रिकेट हंगामा चलता ही हारून भाई के दम से। हारून भाई के जबरदस्त किस्म के तबसरे, एक्यूरेट तबसरे, और पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट में नॉन कंट्रोवर्शियल तबसरे हारून भाई के हम सुनते हैं, जिसको हम और आप सब मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम अदनान रफी के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।